हेलो, मेरा नाम है सुरभि और आपका स्वागत है मेरे चैनल इट्स ऑल अबाउट फैमिली लाइफ में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपनी नन्ही सी जान अपने बच्चे की देखभाल करें। देखो, देखभाल करना तो ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है जो हर मदर को बर्थ देते ही खुद ही आ जाती है। जो कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता कि बच्चे को कैसे ध्यान रखते हैं, उनको भी नेचुरली जैसे ही बेबी आता है आपको खुद ही सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, खुद ही हर चीज़ हैंडल करनी आ जाती है। और बाकी जो नहीं आता है वो हमें हमारी मदर इन लॉ समझा देती हैं। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो जिनको लेके हम परेशान हो जाते हैं और जिनका अगर हम पहले से ही दिमाग में ध्यान रखें कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उसमें आपके बेबी की केयर करने में आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। और उससे आपके बेबी का भी फ़ायदा है कि वो ज़्यादा परेशान नहीं होता है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो वो आपके बेबी के लिए भी फ़ायदेमंद है। ओके, तो पहली जो चीज़ है मैं आपको ये बोलूँगी, आप पहले इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सो दैट जब भी मैं कोई अपनी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए। और हम अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना है वो है हाइजीन। तो हमें अपने बच्चे के क्योंकि हम हॉस्पिटल से अपने बच्चे को घर ला रहे हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए कि जहाँ पे भी हमने जो भी रूम अपने बेबी या हमारा रूम है जहाँ पे बेबी रहने वाला है तो उसको थोड़े अच्छे से, जैसे नॉर्मली तो हम साफ़ करते हैं पर हम थोड़े अच्छे से डस्टिंग एंड ऑल करके रखें सो दैट एक हाइजीन मेंटेन कर सकें हम, उसके अच्छा इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट अपने बेबी के लिए मेंटेन कर सकें। प्लस कोई भी विजिटर्स आते हैं तो हम उनको रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ आप हाथ सैनिटाइज करें या फिर वॉश करके ही बेबी को पिक करें। एंड हो सके तो अवॉइड करें किसिंग एंड ऑल सो दैट, क्योंकि आजकल कोविड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है तो अपने बेबी की सेफ्टी के लिए हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि आजकल सब काफ़ी समझदार हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, तो खुद ही आजकल कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है इन चीज़ों के लिए। पर अगर हो सके तो अपने बेबी को एटलीस्ट 1 मंथ तक हम इन प्रॉपर केयर के साथ या ज़्यादा इन्फेक्शन एंड ऑल से बचा के रखें सो दैट हमारे बेबी को कोई तकलीफ़ ना हो इन फ्यूचर। प्लस सेकंड जो पॉइंट है वो है क्लोथिंग का। क्लोथिंग के लिए एक्चुअल में होता क्या है कि ज़्यादातर घरों में जो बेबीज़ को कपड़े जो है ऑलरेडी यूज क्लोथ्स ही पहनाए जाते हैं। उसका एक जो मेन पॉइंट रीज़न, एक बहुत वैलिड रीज़न ये है कि जो यूज क्लोथ्स होते हैं ना उनका जो मटेरियल होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो और जो ब्रांड न्यू क्लोथ्स होते हैं उनका मटेरियल काफ़ी हार्श होता है हमारे बेबी की स्किन के लिए, क्योंकि उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट एंड बहुत सेंसिटिव होती है। तो कोई भी अगर आप कपड़ा, इवन अगर आप कोई यूज़ कपड़ा भी अपने बेबी को पहनाने वाले हैं या यूज़ करने वाले हैं तो उसे वॉश कर लीजिए। उसको वॉश करने के बाद उसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं उसमें हल्का सा डिटॉल डाल के। प्लस आप उसको थोड़ी देर ल्यूक वार्म मतलब वार्म वाटर में थोड़ा डिप करें सो दैट वो डिसइंफेक्टेंट हो जाए और आपके बेबी की स्किन पे इसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना आए। एंड अगर आप ब्रांड न्यू कपड़े भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप उसको वॉश करके ही यूज़ करें। एटलीस्ट आप इन चीज़ों का 1 मंथ तक ध्यान रख सकते हैं कि आप अपने बेबी की जो क्लोथ्स हैं सेपरेटली वॉश करें। वैसे तो ये चीज़ें सबको पता ही होती हैं पर फिर भी न्यू मदर्स अगर जो अपनी इन लॉज या अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो मैं उनके लिए ये बात बता रही हूँ कि आप ये सारी चीज़ें करें तो उससे आपके बेबी के लिए ही बेटर है। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है बेडिंग। बेडिंग मीन्स आज हम तो इंडियंस फैमिली हैं तो हमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि हमें उनके लिए अलग बेड एंड ऑल का अरेंजमेंट करना पड़े, पर बेड में ही हम उनके लिए एक अलग बेडिंग तैयार करते हैं, अलग से उनके लिए एक चादर। एंड क्योंकि आजकल तो रेडीमेड ही आता है, पहले के ज़माने में तो अलग से जो पुरानी जो चादर होती थी उनका हमारे जो बड़े बूढ़े थे उनकी ही बना देते थे। पर अब क्योंकि हम मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है तो आप वहाँ से बेडिंग ले सकते हैं और उसके ऊपर एक क्लीन कॉटन की शीट ज़रूर बिछाएं।
उससे क्या होता है कि आपके बेबी का जो एक एनवायरनमेंट होता है क्लीन रहता है, क्योंकि बेड के ऊपर तो चादर के ऊपर आप पैर लेके चढ़ जाते हैं या कोई भी चढ़ता है, पर उस बेडिंग एरिया में कोई भी मीन्स ऐसे नहीं चढ़ता है, तो आप एक अलग से स्पेस भी मेंटेन होता है आपके बेबी का, तो आप उसका भी ध्यान रखें। अब चलते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है फीडिंग। फीडिंग जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है जिसका ध्यान रखना चाहिए एक मदर को, वो फीडिंग में ही आता है। फीडिंग में दो ही ऑप्शंस होते हैं आपके पास, एक तो आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, प्लस आप फॉर्मूला मिल्क पिला सकते हैं। कुछ लोग ब्रेस्ट मिल्क एंड फॉर्मूला मिल्क दोनों ही चूज़ करते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क को चूज़ करते हैं, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मदर का ब्रेस्ट मिल्क नहीं प्रोड्यूस हो पाता तो वो फॉर्मूला मिल्क को चूज़ करते हैं। ये बात तो सच है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका कंपैरिजन किसी भी चीज़ से नहीं है, किसी भी चीज़ से, क्योंकि जो न्यूट्रिशन, जो इम्यूनिटी आपके बेबी को आपके मिल्क से मिलने वाली है वो किसी भी मिल्क में आपको मिल ही नहीं सकती है। मेरा खुद का जो सजेशन यही है कि आप ब्रेस्ट मिल्क को ही चूज़ करें, एंड अगर आप फॉर्मूला मिल्क भी चूज़ करते हैं तो मैं चाहूँगी कि एटलीस्ट आप फॉर्मूला मिल्क के लिए 2 मंथ्स तो वेट करें ही करें, क्योंकि जो फॉर्मूला मिल्क है वो मीन्स आपकी बच्चे की इम्यूनिटी एंड डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। प्लस जो बॉटल्स होती हैं इसके ऊपर जो है, मैं आपको एक अलग से वीडियो अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को लेकर और ये ब्रेस्ट मिल्क को लेकर, मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगी। और जो वर्किंग वूमेंस है वो क्या कर सकती हैं, अगर वो चाहती हैं कि वो अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पिलाएं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता फॉर्मूला मिल्क के अलावा, तो काफ़ी डिटेलिंग में इसके बारे में बात होगी, तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि मैं एक अलग वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊँ। तो ब्रेस्ट फीड के बाद आता है बर्पिंग। ऑब्वियसली मीन्स भले आप ब्रेस्ट फीड कराएं या फॉर्मूला मिल्क पिला रही हैं, तो उसके बाद बेबी की बर्पिंग जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताती हूँ। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए कि जब भी आपका बेबी मिल्क कंज्यूम करता है, पीता है, तो वो मिल्क के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा गैस भी स्वेलो कर लेता है। तो वो जो गैस स्वेलो करता है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप बर्पिंग अपने बेबी को कराना भूल जाते हैं या नहीं कराते हैं, तो उससे क्या होगा, जो भी मिल्क उसने पिया है वो बेबी निकाल देगा। तो उसको अच्छे से आप अपने मीन्स चेस्ट से लगा के अच्छे से बर्प कराइए। जब तक वो बर्प ना ले हो सके तो तब तक कराते रहिए, क्योंकि बर्पिंग जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आफ्टर फीडिंग। तो अगर आप बर्पिंग नहीं कराएंगे, अगर बेबी नहीं निकालता, तो उसको गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है उसकी वजह से। तो मेक श्योर कि अगर आप फीड करा रहे हैं बेबी को तो उसे बर्प ज़रूर कराइए। हैं लास्ट पॉइंट पर, जो कि है सेल्फ न्यूट्रिशन। देखिए, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, पर जो मुझे बेसिक इम्पॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको इसमें समझाए हैं। और अगर आपको लगता है, अगर आपको कोई और पॉइंट जानते हैं जिसके बारे में आप कंफ्यूज हैं या उसके लिए ज़्यादा नॉलेज बटोरना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मैं आपको उसके रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर मैं कमेंट पे बता सकी तो मैं कमेंट पे भी बता दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो नेक्स्ट सेल्फ न्यूट्रिशन की बात करें, सेल्फ न्यूट्रिशन में ये आता है कि जो भी मदर खाती है, पीती है, जो इनिशियल डेज होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं वो इनिशियल डेज़ की कर रहे हैं, 1 मंथ के अंदर की कर रहे हैं कि 1 मंथ में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 1 मंथ के बाद जो है आप अपने बेबी को नॉर्मल धीरे धीरे करके नॉर्मल जैसे बेबीज़ होते हैं उनकी तरह रखिए। बस स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में हमें क्यों ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा बेबी बहुत सेंसिटिव है। वो अपनी मदर की वॉर्म में, जो कि बिल्कुल प्रोटेक्टेड था, उससे आया है वहाँ पे। और इस दुनिया में कितनी एलर्जीज, इतने इन्फेक्शंस, एंड अब आजकल तो कोविड भी तो चल रहा है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो वो हमारे बच्चे के लिए ही अच्छा है। और कौन सी मदर अपने बच्चे के लिए अच्छा नहीं चाहेगी। हर मदर यही चाहती है कि मेरा बच्चा हर प्रॉब्लम से दूर रहे, कोसों दूर रहे। तो फिर जो मैं सेल्फ न्यूट्रिशन के बारे में बता रही थी आपको, सेल्फ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो भी मदर कंज्यूम करती है, जो भी खाती है, क्योंकि आपने ये सुना ही होगा कि जो हम खाते हैं वही हमारे मिल्क में, उसी वही मीन्स न्यूट्रिशन वही आते हैं।
तो ये बात बिल्कुल सच है कि जो मदर कंज्यूम करती है, बेबी भी इनडायरेक्टली वही कंज्यूम कर रहा होता है। तो इनिशियल डेज़ में ही आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप वो चीज़ें ना खाएं जो आपकी, क्योंकि मदर्स ज़्यादातर जो मदर इन लॉज है वो जानती हैं कि आप जो बेबी है क्या पचा पाएगा कि क्या नहीं पचा पाएगा। तो एटलीस्ट खाने पीने का आप स्टार्टिंग के वीक से लेके 10 दिन तक ध्यान रख सकते हैं कि आप ज़्यादा गैसी फूड ना खाएं जिनसे गैस बनती है, क्योंकि उसकी अगर आप गैसी फूड खाएंगे तो आपका बच्चा आपको रात को तंग करेगा, और वो रात को तंग करेगा तो ऑब्वियसली आप भी परेशान होंगे ही होंगे और वो भी तंग होगा। तो अगर आप थोड़े दिन तक कुछ चीज़ों का परहेज़ कर सकते हैं तो कीजिए, और कुछ जो भी आप घी एंड ऑल खा रहे हैं वो खाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आप ड्राई फ्रूट्स एंड खाते हैं वो सारे न्यूट्रिशन आपके बच्चे को मिल रहे हैं, थोड़े बहुत आपको भी मिल रहे हैं जैसे मुझे मिले हैं, तो वो तो आपको मिलते ही मिलते हैं। पर जो अगर आप ब्रेस्ट फीड रेगुलर कराते रहेंगे तो ये जितना भी आपने जो भी आपकी बॉडी को भी लगा है वो भी आपका धीरे 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 नॉर्मल उसमें आ जाएंगे आप, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सेल्फ न्यूट्रिशन में आपको मैं यही बोलूँगी कि आप खाइए, सब खाइए, पर एटलीस्ट हफ्ते तक के लिए अपना थोड़ा सा खाने का जो चार्ट है उसको थोड़ा बैलेंस रखिए, थोड़ा हल्का खाइए। हल्का इन द सेंस ये नहीं कि घी और नट्स एंड ऑल नहीं, जैसे पंजीरी वगैरह बनाते हैं वो खाइए, वो आपके बेबी के लिए अच्छी है। पर जैसे कि राजमा हो गए, माँ की दाल होगी, जो भी गैसी फूड्स में आते हैं, कुछ ज़्यादा हैवी होते हैं, जैसे कुछ ग्रीन वेजीज होती हैं जैसे पालक होता है जिसमें ज़्यादा आयरन होता है, वो चीज़ें भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हमको स्टार्टिंग में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जब तक ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तब तक इन चीज़ों का परहेज़ करिए, स्टार्टिंग में एटलीस्ट हफ्ता या 10 दिन तक अगर आप कर सकते हैं, पर इन चीज़ों को आप धीरे 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 अपने डाइट में लाते रहिए। पर अगर आपको जैसे चीज़ें खानी है, जैसे राजमा खाना है, माँ की दाल खानी है, जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो उनमें थोड़ा एक्स्ट्रा लहसुन और अदरक को यूज़ कीजिए, सो दैट आपको भी गैस ना बने तो आपके बेबी को भी ना बने। तो इससे आपका ही फ़ायदा होगा, और अगर आपका बच्चा तंग नहीं होगा तो उसमें हर एक माँ का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ओके, तो मैं आपको एक टिप भी देना चाहूँगी गैस के लिए। अगर आपका बेबी कॉलिक होता है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली सारे जितने भी हमारे बड़े लोग हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं, पर अगर आप बाई चांस आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता रही हूँ कि आप हींग लीजिए। वैसे भी हींग जो है आपको रखनी चाहिए, हींग अपने पास आपको रखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी होती है गैस एंड ऑल के लिए। तो हींग को लीजिए थोड़ी सी, एंड थोड़ा सा गर्म पानी उसमें डाल के आप उसका एक मतलब कि घोल सा बना लीजिए, एंड फिर उसको अपने बेबी के नेवल पे रब कर दीजिए। जब आप उसको अपने बेबी के नेवल पे रब करेंगे तो विद इन 30 सेकेंड्स आपके बेबी को गैस पास हो जाएगी, एंड वो बेटर फील करेगा और वो ठीक हो जाएगा अगर उसे गैस की प्रॉब्लम है। और हाँ, गैस की प्रॉब्लम आप कैसे चेक करें, तो नॉर्मली जब आप टमी टच करते हैं तो आपका जो बेबी का टमी होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, पर जब आपका बेबी गैस करके रो रहा होगा तो जब आप उसके टमी को टच करेंगे ना नेवल के पास, या नेवल के हल्की से नीचे स्लाइटली टच करके देखेंगे तो वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा। तो ये चीज़ तो आप टच करके ही पता कर सकते हैं। और अगर आप वैसे भी अगर यूज़ कर लेते हैं इस चीज़ को तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है। आपके बेबी नॉर्मली भी अगर आप रात को सोते हैं तो पहले एक बार हींग लगा दीजिए जिससे कि आपका बच्चा परेशान ना हो, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं, कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है। नॉर्मल सी टिप थी मेरी तरफ से आपको। और भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जो मैंने कलेक्ट कर रखी हैं और मैं यूज़ करती हूँ अपने डेली रूटीन में। तो बट मुझे नहीं पता कि, पर हाँ मैं आपको एक दो चीज़ें ये बता सकती हूँ कि अगर आपका बेबी रो रहा है तो कितनी बार हमें समझ नहीं आता, हम उसको उठा के घुमाते हैं कि यार क्यों रो रहा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपके बेबी ने डायपर गंदा कर दिया, अगर उसने पॉटी कर दी है तो ऑब्वियसली उसको भूख लग रही है, तो आप उसको फीड कराइए। उसको भूख लग रही है इसलिए वो रो रहा है, या फिर वो डायपर चेक, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका डायपर चेक करिए कि कहीं वो फुल तो नहीं है। सेकेंड चीज़ आप देखिए कि कहीं उसको रैशेज़ तो नहीं हो रहे हैं, आप उसे फीड कराइए। अगर उसने डायपर गंदा किया तो ऑब्वियसली उसको भूख भी लग रही होगी, तो आप उसे फीड दीजिए।
अगर फीड देने के बाद भी वो रो रहा है तो मे बी वो कॉलिक है, तो आप ये हींग वाला नुस्खा उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल नुस्खा है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा जब भी आपको लगे। तो मैं अपना वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और वैसे जो मैंने आपको बताया था कि जो बेबी अगर आपका परेशान हो रहा है तो वो 3-4 वजह ही होती हैं जिसकी वजह से बच्चा परेशान हो रहा होता है। और हाँ, आजकल एक और चीज़, आजकल नहीं वैसे काफ़ी टाइम से ये बात चलती है कि अगर आपका बेबी परेशान कर रहा है और समझ नहीं आ रहा तो यही कहा जाता है कि बच्चे को नज़र लगी है। नज़र लगी है ये मीन्स कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं बिलीव करते हैं, पर इसके ऊपर एक बहुत ही रीज़नेबल आंसर है मेरे पास कि नज़र जैसी चीज़ होती है, बस हम उसका जो नाम है हमने नज़र का, ये कुछ अलग हमने रख दिया है। कुछ ऐसा है कि कुछ लोग इसको मानते नहीं मानते, इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं इसके लिए बनाने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो आगे देखनी है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।